आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके सेक्शन आप हमारे चैनल पर जुड़कर पढ़ सकते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए। कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी आवाज़ सबको साफ आ रही है, ऑडियो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? ओके एकदम। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जुड़ते जाइए, सभी जुड़ते जाइए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जीके पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए। सभी 1 मिनट रुक जाते हैं, अभी नोटिफिकेशन गया है, धीरे धीरे सब लोग जुड़ना शुरू होंगे। फिर हम क्लास का सबसे पहला क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जब तक आप भी वीडियो शेयर कर दीजिए और मैं भी अपने जो ग्रुप हैं उसमें वीडियो की लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप भी शेयर कर दीजिए, मैं भी कर देता हूँ। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलें। क्लास रोज होती है मॉर्निंग में 7:30 बजे से, आप प्रतिदिन आकर पढ़ सकते हैं। ग्रुप में अपने ज़रूर शेयर कर दें जिससे और भी स्टूडेंट दोस्त अपने आकर क्लास में जुड़ सके पढ़ने के लिए। सभी को मेरी साफ़ आवाज़ आ रही है, ऑडियो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम वेलकम। जुड़ते जाइए सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जीके पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन कौन जुड़ गया है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन जुड़ गया है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला प्रश्न लेकर आते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में से स्थलीय ग्रह की पहचान कौन करिए। अच्छा बताइए, ये सब ग्रह हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि कुछ ग्रह जो हैं गैस से बने हुए हैं, कुछ ग्रह जो हैं अलग अलग प्रकार की संरचना है। आपको बताना है इनमें से स्थलीय ग्रह कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से स्थलीय ग्रह कौन सा है? सही उत्तर क्या है? प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, स्थलीय ग्रह की पहचान करना है। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है आपके। इनमें से स्थलीय गैस ग्रह की पहचान करना है आपको। राइट आंसर क्या है? कौन सा ग्रह एक स्थलीय ग्रह की श्रेणी में आएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। इनमें से कौन सा ग्रह एक स्थलीय ग्रह की श्रेणी में आएगा? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो स्थलीय ग्रह की श्रेणी में बुध ग्रह आएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। बुध ग्रह जो है यह स्थलीय ग्रह की श्रेणी में आएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइएगा। पहला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। इनमें से कौन सा एक इटालियन चंद्रमा है जिसको 1610 में गैलीलियो गैलीली ने घर से बने दूरबीन से देखा था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। शेयर करते चलिए वीडियो की लिंक को। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सा वह इटालियन चंद्रमा है जिसको गैलीलियो गैलीली ने अपने घर से बनी दूरबीन से 1610 में देखा था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा वह चंद्रमा है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये है गैनीमेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है गैनीमेड। गैनीमेड वह चंद्रमा है, वह उपग्रह है जिसको
खगोलीय शास्त्री जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली ने अपने घर से 1610 में देखा था? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? इनमें से कौन सा वह बौना ग्रह है जो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से वह कौन सा बौना ग्रह है जो मुख्य रूप से क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? भोले का भगत क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर कर दो। अच्छा ये बताओ, मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सब ओके रिपोर्ट? वीडियो की लिंक जो है उसको शेयर कर दो। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? कौन सा इनमें से बौना ग्रह है जो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यह है साइरस। जो है साइरस जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, किसके किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह का ये बेल्ट है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये साइरस जो है स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? क्षुद्र ग्रह बेल्ट किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में, और वहीं पर ये स्थित है सेरेस। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कौन सी विकिरण पेटियाँ पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। क्वेश्चन एकदम यूनिक है, सारे प्रश्न एग्जाम से लिए हुए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, अच्छे से याद कर लो। एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न हैं, थोड़े से आपको अलग प्रश्न दिखेंगे, इनको एक बार याद कर लो क्योंकि ये श्रेणी के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, है ना? तो कौन सी विकिरण पेटियां, ये शुद्ध हिंदी है, एसएससी का क्वेश्चन है, ये शुद्ध हिंदी में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सी विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर भी करते चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जीके पर, है ना? और लाइक भी करते चलो। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये है वैन एलन। वैन एलन जो है एक चुंबकीय विकिरण बेल्ट, वैन एलन जो है विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ हैं जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं, है ना? पृथ्वी के चारों ओर हैं, ये पृथ्वी को घेरे हुए हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अत्यधिक ऊर्जावान कण हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहते हैं और उसको चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एक शक्ति प्रदान करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, इनका नाम क्या है? वैन एलन। ठीक है, ये पृथ्वी की चुंबकीय पेटी से संबंधित क्वेश्चन आप समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पास में जो चुंबकीय शक्ति आती है ना, इन्हीं से ही आती है। यही आवेशित कण हैं जो चुंबकीय शक्ति पृथ्वी को प्रदान करते हैं, और ये पृथ्वी के अगल बगल घूमते हुए ऊर्जावान कण हैं और ये चुंबकीय शक्ति पृथ्वी को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? बताइए इनमें से कौन सा वह खगोलीय पिंड है जिसमें चारोन नाम का एक प्राकृतिक उपग्रह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से वह खगोलीय पिंड कौन सा है जिसमें चारोन नाम का एक प्राकृतिक उपग्रह है? राइट आंसर क्या है? चैंपियंस प्लीज़ वीडियो को शेयर करते चलो, और भी अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में, जिससे और भी दोस्त क्लास में जुड़ सकें। वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है? चारोन नाम का उपग्रह इनमें से कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये चारोन नामक उपग्रह जो है, ये कौन से ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये प्लूटो का प्राकृतिक उपग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चारोन है। प्लूटो 1 के नाम से भी जाना जाता है इसको, प्लूटो 1 के नाम से भी जाना जाता है इसको। और प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों में सबसे बड़ा है। प्लूटो के पास में कितने उपग्रह हैं? 5 है, और 5 में ये सबसे बड़ा है ना। राइट आंसर हो जाएगा चारोन नाम का ये प्राकृतिक उपग्रह जो है यह प्लूटो का उपग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से कौन से ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से कौन से ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। हाँ, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो शुक्र के पास नहीं है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा शुक्र और बुध। शुक्र और बुध इन दो ग्रहों के पास में कोई भी चंद्रमा नहीं है क्योंकि वे सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण के बहुत करीब हैं। इसी कारण से इनके पास में खुद का कोई भी चंद्रमा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए शुक्र ग्रह और बुध ग्रह, इनके खुद के कोई भी उपग्रह नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं उसे किस नाम से जानेंगे? सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसको आप गर्मी में खुली आंखों से देख सकते हैं आसमान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका नाम क्या है? उस नक्षत्र यानी कि तारामंडल का नाम क्या है जिसको आप आसानी से गर्मी के समय में देख सकते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चैंपियंस वीडियो शेयर करते चलो अपने अपने ग्रुप में। वीडियो की लिंक शेयर करना ना भूलें। सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं और भी दोस्तों को जोड़ो जिससे और भी क्लास में वॉचिंग आ सके। राइट आंसर क्या है? कौन सा तारामंडल आप गर्मियों में खुली आंख से आसानी से देख सकते हो? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये है बिग डिपर, या इसको ग्रेट बियर, या इसको सप्तऋषि, इन सभी नाम से जानते हैं। देखो सप्तऋषि, उर्सा मेजर, बिग डिपर भी बोलते हैं इसके लिए, ग्रेट बियर भी बोलते हैं इसको, ग्रेट बियर भी बोलते हैं, उर्सा मेजर भी बोलते हैं, सप्तऋषि भी बोलते हैं। इतने सारे नाम हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह है सप्तऋषि तारामंडल जिसको आप खुली आंख से गर्मी के मौसम में आसमान में देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह है? राइट आंसर क्या है? कौन सा हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह जो है माकेमेक। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माकेमेक, सबसे बौना ग्रह। प्लूटो के
2/3 भाग से भी छोटा है, एक ज्ञात, है ना, राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बौना ग्रह है और ये प्लूटो से भी छोटा है ना, प्लूटो से भी छोटा है। माँ के मेघ ज्ञान एक सबसे बौना उपग्रह है, राइट आंसर है। जब प्लूटो को जब बंद किया गया था उसी समय इसको भी खोजा गया था, लेकिन अत्यधिक इसकी छोटी जो है, इसकी साइज अत्यधिक छोटी होने की वजह से इसको अभी तक ये नहीं बोल पा रहे ग्रह की श्रेणी में रखना है कि नहीं रखना है। प्लूटो से 1/3, प्लूटो से लगभग 1/3 क्यों, 2/3, प्लूटो से लगभग 2/3 छोटा है ये। और राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है माँ के मेघ। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है माँ के मेघ उपग्रह हमारे सौर मंडल में एक सबसे बौना उपग्रह है जो प्लूटो से भी 2/3 छोटा है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके पास में, बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? बृहस्पति के पास में 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चैंपियंस, वीडियो को शेयर करते चलो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर करते चलो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये किस ग्रह का नहीं, ये खुद अपने आप में ही ग्रह है। जैसे प्लूटो ग्रह है ना, वैसे ही माँ के मेघ भी ग्रह है। हाँ, माँ के मेघ भी एक ग्रह ही है। जैसे प्लूटो ग्रह है वैसे ही माँ के मेघ भी ग्रह है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो प्रश्न आपसे है, बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है 79 उपग्रह। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 31 जुलाई 2020 तक बृहस्पति के पास में 79 उपग्रह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चैंपियंस, वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या है? सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सारी समस्याओं का हल सिर्फ एक लोटा जल। राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए? निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह जो है ये है नेपच्यून। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेपच्यून सूर्य से 8वें नंबर का ग्रह है, सन से 8वें नंबर का ग्रह है। पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है, अर्थ के द्रव्यमान का 17 गुना है ये, है ना। नेपच्यून अंधेरा, ठंडा और बहुत हवा वाला ग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, नेपच्यून जो है सबसे तेज हवा वाला ग्रह है, सूर्य से 8वें नंबर पर है, पृथ्वी से 17 गुना द्रव्यमान है इसका, ठंडी हवा, अंधेरा और सबसे ज़्यादा हवा, ठंड, अंधेरा और सबसे ज़्यादा हवा इस ग्रह पे मौजूद है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? नेपच्यून प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पूर्णिमा के दिन के बाद, क्वेश्चन समझना एकदम बेहतरीन है, एकदम हल्का फुल्का। पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है? पूर्णिमा के 15 दिन के बाद में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, इसे किस दिन के नाम से जाना जाता है? पूर्णिमा के 15 दिन के बाद चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, इसे किस दिन के नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चैंपियंस, वीडियो शेयर करते चलो, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करते चलना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। पूर्णिमा के दिन के राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए। वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। सही उत्तर चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पूर्णिमा के दिन के 15 दिन के बाद जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो उसे हम अमावस्या बोलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा अमावस्या, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से किस अवधि में, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में क्वाड्रेटिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? इनमें से कौन सी अवधि में हर साल क्वाड्रेटिड्स उल्का बौछार पृथ्वी से हमेशा दिखाई देती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सी अवधि के दौरान यह क्वाड्रेटिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से हमेशा दिखाई देती है हर साल? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए सभी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बतलाइए। कौन सी अवधि के दौरान ये क्वाड्रेटिड्स नामक उल्का बौछार हमें हर साल दिखाई देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये समय है दिसंबर और जनवरी का समय। इस समय ये उल्का बौछार हमेशा दिखाई देता है, जिसको आप टूटते हुए तारे कहते हो ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मॉर्निंग में 7:30 बजे से क्लास रोज होती है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जाती है? इनमें से कौन से महीने में लिरिड्स नामक उल्का बौछार को पृथ्वी से हम देख सकते हैं? हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं अरविंद, और क्या, सुबह सुबह सबको पूजा पाठ करने दो। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? लिरिड्स नामक उल्का बौछार इनमें से किस समय देखा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से इनमें से कौन से समय हम देख सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हर साल अप्रैल महीने में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हर साल अप्रैल महीने में लिरिड्स नामक उल्का बौछार को हम पृथ्वी से देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अप्रैल, प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? निम्न में से कौन से ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन से ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए चैंपियंस, वीडियो शेयर करते चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सभी बताएंगे। कौन सा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए चैंपियंस देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। एक बुध ग्रह है और एक शुक्र ग्रह है, इनके कोई भी अपने उपग्रह नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर बुध ग्रह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से मिलकर बना हुआ है? ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से मिलकर बना हुआ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से मिलकर बना हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट बियर तारामंडल कितने चमकीले तारों से मिलकर बना हुआ है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट बियर तारामंडल कितने चमकीले तारों से मिलकर बना हुआ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो अभी मैंने आपको बताया था, इसको ग्रेट बियर को सप्तऋषि भी बोलते हैं, ग्रेट बियर को सप्तऋषि भी बोलते हैं।
इसी को इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक बिग डिपर, बिग डिपर भी बोलते हैं, ग्रेट बियर भी बोलते हैं। तो है ना, याद रखना इतने सारे नाम हैं इसके। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ग्रेट बियर तारामंडल जो है 7 चमकीले तारों का एक, हाँ, तारामंडल है। राइट आंसर हो जाएगा 7 प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह में, निम्न में से कौन से ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? कौन से ग्रहों में उपग्रह की संख्या सबसे ज्यादा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन से ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस उपग्रह के सबसे ज्यादा, किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यह है शनि ग्रह। शनि ग्रह, ज्ञात उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है शनि ग्रह की। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगर हम बात करें 2024 के हिसाब से, अभी के हिसाब से अगर बात करें, तो खगोलविदों ने सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का चक्कर लगा रहे 12 नए ग्रह खोज लिए हैं। तो अब बृहस्पति के टोटल ग्रह हो गए हैं 95। बृहस्पति के टोटल हो गए हैं कितने? 95, है ना। और फिर भी शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह 145 सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? तो शनि ग्रह के उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर, बिग बैंग सिद्धांत किस उत्पत्ति का वर्णन करती है? बिग बैंग सिद्धांत जो है किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बिग बैंग सिद्धांत जो है यह किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? राइट आंसर क्या है? सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है बिग बैंग सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को हम क्या कहेंगे? चंद्रमा या पृथ्वी की, चंद्रमा या किसी एक उपग्रह की कक्षा में जब वो पृथ्वी के एकदम निकटतम हो, पृथ्वी के एकदम निकटतम हो, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर, वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। चंद्रमा या किसी उपग्रह की कक्षा में, पृथ्वी की उपग्रह की कक्षा में जो सबसे निकटतम बिंदु है, आप उसे किस नाम से जानेंगे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो उसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर उपभू। क्या बोलेंगे? उपभू। किसी भी उपग्रह का और उसके किसी दूसरे ग्रह के बीच में सबसे निकटतम जो बिंदु होगा, सबसे कम दूरी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? उपभू बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपभू।
पृथ्वी के निकटतम। राइट आंसर हो जाएगा जिस बिंदु पर चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। कहीं ना कहीं चक्कर लगाते समय, जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा जब चक्कर लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आएगी जब वो पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। इस बिंदु को कहेंगे उपभू, है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न, IC1101 इनमें से क्या है? IC1101 इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? IC1101 इनमें से क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है? चैंपियंस क्वेश्चंस बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं, क्योंकि ये प्रश्न ज्योग्राफी से रिलेटेड हाल ही में पूछे गए परीक्षाओं के प्रश्न हैं। आप देख ही रहे हो, कई क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कहीं नहीं बन रहे हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। ज्योग्राफी सेक्शन के ये प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यह एक हाल ही में खोजी गई आकाश गंगा का नाम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर IC1101 जो है यह एक आकाश गंगा है। सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, ठीक है ना। गैलेक्सी है ये, आकाश गंगा है। IC1101 जो है 2009 में खोजा गया आकाश गंगा का एक समूह है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सबसे बड़ा ज्ञात आकाश गंगा है ये, है ना। राइट आंसर हो जाएगा और 2009 में इसको खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है, देखिए, 2 क्रमागत अमावस्या के बीच में लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? 2 क्रमागत अमावस्या के बीच में लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? राइट आंसर क्या है? 2 क्रमागत अमावस्या के बीच में लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैंपियंस जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आप सभी रोज की क्लास में आ सकें। मॉर्निंग में 7:30 बजे रोज क्लास होती है, रात में 9 बजे रोज क्लास होती है और दोपहर में 1 बजे रोज क्लास होती है। ये लाइव क्लास आपकी टोटली फ्री है। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमारे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? और थोड़ा सा एक बार अंगूठा ज़रूर दिखा देना, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में 29.5 दिन का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर 29.5 डेज का अंतर एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में होता है। वेरी वेल डन चैंपियंस, बहुत अच्छे। जिसका भी गलत हुआ है सही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी को जो चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, इनमें से कौन सी घटना उस चुंबकीय क्षेत्र के लिए है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है, या इनमें से कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति उत्पन्न करने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे पूछे हुए हैं कि देखने में लग रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है एकदम आसान प्रश्न। आप समझ सकते हो, आप मुझसे ज़्यादा पढ़ाई करते हो, रोज का एक्सपीरियंस आपका मुझसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को सही करने में 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन सही लगते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बाहरी कोर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बाहरी कोर जो है जिम्मेदार है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पृथ्वी का बाहरी कोर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंद्रमा इनमें से किस प्रकार के पिंड का उदाहरण है? चंद्रमा जो है इनमें से किस प्रकार के पिंड का उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा इनमें से किस प्रकार के पिंड का उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए?
चंद्रमा। वीडियो शेयर करते चलिए चैंपियंस, वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे आप रोज़ की क्लास में आ सकें। चैनल पर फ्री लाइव क्लास होती हैं, दिन में 3 क्लास होती हैं। आप अभी बैठे हैं सुबह 7:30 बजे वाली क्लास में, इसके बाद दोपहर में 1 बजे क्लास होगी और रात में 9 बजे क्लास होगी। आप इन सभी क्लासेस में आ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या है? चंद्रमा किस प्रकार के पिंड का उदाहरण है? तो चंद्रमा एक ज्योतिहीन पिंड का उदाहरण है। आपको पता है चमकदार नहीं है चंद्रमा, सूर्य के प्रकाश का कारण होता है जिससे वह हमें दिखाई देता है। उस पर गिरने वाली धूप उसको चमकीला बनाती है। चंद्रमा का खुद का कोई भी प्रकाश नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने, आपसे यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में भी जाना जाता है? बताइए इनमें से कौन सा ग्रह विशाल गैस का गोला या गैस वाला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? इनमें से कौन सा वह ग्रह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा, है ना। सही करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही आंसर सही होगा, याद हो जाएगा एक बार तो आगे कभी गलती नहीं होगी। बतलाइए इनमें से कौन सा ग्रह जो है एक विशाल गैस है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ प्रॉब्लम कठिनाई चिंता दुविधा या टेंशन हो तो ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता है बृहस्पति ग्रह जो है एक विशाल गैस का गोला है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति गैस का गोला है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। अगला क्वेश्चन है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? इनमें से कौन से ग्रह का एक अन्य नाम है लूसीफर? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? लूसीफर कौन से गैस का एक अन्य नाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? लूसीफर कौन से ग्रह का एक अन्य नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैंपियंस जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है। सही उत्तर क्या है? आपके सहयोग की आवश्यकता है, सपोर्ट करें चैनल को, एक लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, लूसीफर का मतलब होता है चमकदार होना, और इनमें से कौन सा ग्रह चमकदार है जिसके कारण उसको अन्य कामों के लिए भी जाना जाता है? तो आप सभी को पता है शुक्र ग्रह जो है एक चमकदार ग्रह है जिसको संध्या का और भोर का तारा के नाम से भी जानते हैं। हमारी मौसी भी है ये शुक्र जो ग्रह है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ऑप्शन नंबर शुक्र ग्रह को जो है लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? सही उत्तर क्या है? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न का? राइट आंसर, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जी हाँ, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न का? चलिए बतलाइए राइट आंसर। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन कौन से 2 ग्रह हैं, है ना? एक है बुध ग्रह और एक है शुक्र ग्रह। इन दोनों ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। राइट आंसर है, याद रखिएगा हमेशा, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की, कौन सा ग्रह
सल्फ्यूरिक अम्ल की और सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चैंपियंस प्लीज़ लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। राइट आंसर क्या है? कौन सा ग्रह है जो सल्फ्यूरिक, प्रणाम प्रणाम, खुश रहो, स्वस्थ रहो, जहां रहो जबरदस्त रहो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है, इनमें से वह कौन सा ग्रह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ये ग्रह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रह कौन सा ग्रह है? तो ये ग्रह जो है ये है शुक्र ग्रह। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न का राइट आंसर है शुक्र ग्रह पीले बादलों की मोटी परत और सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद परत से मिलकर बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे यहां पर क्या पूछा गया है? सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है? राइट आंसर क्या है? मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंगल और शनि के बीच में सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए चैंपियंस, वीडियो शेयर करते जाइए। तो आप सभी को पता है ग्रहों की श्रेणी में पहले नंबर पर आता है बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कौन हुआ बीच में? तो बृहस्पति हुआ बीच में। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बृहस्पति। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? बृहस्पति ग्रह जो है यह मंगल और शनि के बीच में आता है। राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले बुध आता है ना। बुध के बाद में शुक्र आता है, फिर आता है उसके बाद में हमारी पृथ्वी, फिर उसके बाद में आता है मंगल, है ना। मंगल के बाद आता है फिर बृहस्पति, ठीक है ना, जुपिटर जिसको आप बोलते हो। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, तो फिर शनि आता है, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए मंगल और शनि के बीच में। मंगल और शनि के बीच में कौन सा आता है? जुपिटर। ऑप्शन नंबर बृहस्पति प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? किस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की भूपर्पटी ऊपर उठती है या निर्मित होती है? राइट आंसर क्या है? आपने देखा होगा कि आपने एक गड्ढा खोद दिया, कुछ समय के बाद या तो वो गड्ढा पूरी तरीके से भर जाएगा या तो वो गड्ढा वहां पर कहें तो कुछ ही अलग शेप में दिखने लगेगा, है ना। या तो वो बड़ा गड्ढा होगा तो वो छोटा हो जाएगा, या तो पूरी तरीके से भर जाएगा, मतलब उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। तो पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है नीचे से गति करती है, तो उसका असर हमें ऊपर दिखाई देता है। किस कारण से ये होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? कौन सी वो प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी की भूपर्पटी जो है गति करती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो इसको बोलते हैं पलट विरूपण। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पलट विरूपण। पलट विरूपण वह प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी की भूपर्पटी जो है गलत गति करती है। सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
प्रश्न है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? चिराग सिन्हा। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप रोज आ जाएं। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जी हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, मैं सिर्फ जीके ही पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ जीके ही पढ़ाता हूँ, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एंड इवनिंग में। इसके अलावा फिर मैं दूसरे वर्क में हूँ, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इन्हें हम बोलते हैं खगोलीय पिंड। क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है, इन्हें हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं? चंद्रमा के चारों तरफ के पतले गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं? चंद्रमा के चारों तरफ के पतले गैसीय आवरण को हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौरव शर्मा। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चैंपियंस, वीडियो शेयर करते चलो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, जिससे और भी स्टूडेंट हाँ रोज क्लास में आ सके आप सभी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास रोज होती है मॉर्निंग में। हाँ जी चिराग सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो बाहरी गैसीय आवरण होता है चंद्रमा का, उसको हम बोलते हैं चंद्रबाह मंडल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रबाह मंडल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चैंपियंस, वीडियो शेयर करते चलिए, वीडियो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? सही उत्तर क्या है? मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, मंद ज्वार भाटा जो है कब आते हैं? ये आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं तब मंद ज्वार भाटा आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, इस स्थिति में पृथ्वी के जल पर उसका कुल गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर हो जाता है, और गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है तो फिर लहरें पानी ऊपर उठने लगती हैं।
राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? निम्न में से पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा, शहद चटा दो, ज्यादा खांसी आ रही है, थोड़ी सी शहद चटा दो। नहीं आ रही, अब ठंड के कारण भी आ रही होगी, ठंड है ना आज। गर्म पानी भी पिला दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस, निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी करो। हाँ, क्या उत्तर हो जाएगा? राइट आंसर। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सबसे बाहरी ठोस कौन सा है? सबसे बाहरी ठोस कौन सा है? सबसे बाहरी ठोस, कोर तो बीच में हो गया ना, कोर तो बीच में हो गया, बाहरी की बात हो रही है, बाहरी क्रस्ट है। बाहरी कौन सा है? बाहरी है क्रस्ट, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बाहरी क्या है? क्रस्ट, ठीक। पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है, ठीक, अपन ने पृथ्वी को ऐसे काट दिया मान के चलो, ठीक है ना। तो सबसे अंदर का भाग, उसके ऊपर का भाग, और ये सबसे ऊपर का भाग, ठीक है ना, जिस पे अपन हो। तो ये हो गया क्रस्ट, ठीक। फिर ये जो इसके अंदर हो गया, ये हो गया मेंटल। मेंटल ये समझ जाओ, मेंटल हम जो मेटल निकालते हैं ना, धातुएं निकालते हैं ना, खोद खोद के अयस्क निकालते हैं, वो पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, तो ये हो गया मेटल। और फिर एकदम पृथ्वी की गहराई पे एकदम चले जाओ, बिल्कुल केंद्र में, वो हो गया कोर, है ना, वो हो गया कोर। एक बिल्कुल सेंटर में कोर होता है और एक होता है आउटर कोर, है ना, एक कोर का बाहरी किनारा और एक कोर का आंतरिक किनारा। तो ये हो गया क्रस्ट, फिर हो गया मेंटल, फिर हो गया कोर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है क्रस्ट, बाहरी किनारा, ठीक। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है? भूकंप के अध्ययन के रूप में भी किसे जाना जाता है? भूकंप के अध्ययन के रूप में किसे जाना जाता है? चैंपियंस वीडियो शेयर करते चलो, लाइक करते चलो, लाइक करना ना भूलना, लाइक करते चलो, एक एक लाइक भी बहुत जरूरी है। सही उत्तर क्या है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या है? रोज सुबह 7:30 बजे से क्लास होती है, आप प्रतिदिन 7:30 बजे से आ सकते हो पढ़ने के लिए। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन होता है सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है और एक साथ जिक्सो पजल की तरह बन जाते हैं? बतलाइए, राइट आंसर क्या है? कौन इनमें से पृथ्वी की बाह्यतम परत है जो एक साथ जिग्सो पजल की तरह बन जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जिग्सो पजल का मतलब क्या होता है? पजल क्या होती है? पजल एक दूसरे से फंसे होना, एक दूसरे को पकड़े रहना, जकड़े रहना, कोई उसकी आकृति निश्चित ना होना। तो इनमें से कौन वह आपके लिए ऑप्शन लग रहा है जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और कई प्रकार की प्लेटों के आपस में जिगजैग जुड़े होने के, जिग्सो पजल क्या होता है? जिगजैग जुड़े रहने की अवस्था, इससे मिलकर बनती है। क्या उत्तर हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिएगा। तो ये है हमारा स्थल मंडल, कौन सा है? स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ग्रहण कब लगता है? सौर ग्रहण जो है यह कब लगता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ग्रहण कब लगता है, बतलाइए।
सौर ग्रहण कब लगता है? राइट आंसर, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सौर ग्रहण लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तब सौर ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। देखो मैं बताता हूं, जैसे ये सूर्य है ना, ये सन है और ये अर्थ है। अब अगर बीच में चंद्रमा आ जाएगा, बीच में अगर मून आ जाएगा तो आप सूर्य को सही तरीके से देख नहीं पाओगे। बीच में मून आ गया तो सूर्य को सही में देख नहीं पाओगे, तो इसीलिए आपके देखने में बीच में रुकावट आ गई, मतलब ग्रहण आ गया। किसकी वजह से? चंद्रमा की वजह से। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सौर ग्रहण होता है। अब वहीं यहां पे अगर चंद्र ग्रहण हो तो मान के चलो आप चंद्रमा पर रहते हो और आप सूर्य को देख रहे हो, और आपके सूर्य को देखने के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो आपके देखने में ग्रहण लग गया ना। तो जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। याद रखना कि आप ये सोचो कि हम इस वाले ग्रह पे हैं, अगर हम मून पे हैं और सन को डायरेक्ट देख रहे हैं और बीच में पृथ्वी आ गई तो मतलब हमारे देखने पे ग्रहण लग गया, तो यानी कि वो चंद्र ग्रहण हो गया। जिस जगह पे हो आप वो ग्रहण हो गया। अगर आप पृथ्वी पे हो और सूर्य को देख रहे हो, बीच में चंद्रमा आ गया, तो आप चंद्रमा की वजह से पृथ्वी से सूर्य अच्छे से नहीं देख पा रहे, मतलब पृथ्वी पर ग्रहण लगा, तो वो क्या हो गया? हाँ सॉरी, वो हो गया सूर्य ग्रहण, ये हो गया चंद्र ग्रहण। समझ गए ना? अगर चंद्रमा आ गया बीच में तो हो गया सूर्य ग्रहण, और अगर पृथ्वी आ गई बीच में तो चंद्र ग्रहण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? राइट आंसर क्या है? यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? समझ गए? अब आगे से गलत मत करना, ठीक है? अगर चंद्र ग्रहण बोलेगा तो पृथ्वी बीच में आ गई, और अगर सूर्य ग्रहण बोलेगा तो चंद्रमा बीच में आ गया। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करते चलना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपा सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, चंद्रमा पर पृथ्वी की एक छाया डालने लगता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरोपा है किसका? बृहस्पति का। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ही हो जाएगा। यूरोपा जो है यह बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है। राइट आंसर, सबसे छोटा उपग्रह है यूरोपा बृहस्पति का। 79 ज्ञात उपग्रहों में छठवां सबसे निकट उपग्रह बृहस्पति का, सौर मंडल का। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मेन जो 4 उपग्रह हैं बृहस्पति के, उन चारों में सबसे ये छोटा है, बाकियों में तो बड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यूरोपा किसका उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति। नेक्स्ट, किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? बतलाइए, हमारे ग्रहों की श्रेणी में से इनमें से कौन से ग्रह को निकाल दिया गया है? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते चलो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना, बेल आइकन ऑन करते जाना, वीडियो लाइक करना ना भूलना। इतने सारे काम है। क्या उत्तर है बताओ? राइट आंसर प्रश्न के लिए, किसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है? तो आप सभी को पता है, प्लूटो को 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा मापदंडों का पालन ना करने के कारण ग्रह नहीं माना गया है। राइट आंसर है, लेकिन आज भी इसको बौने ग्रह के रूप में माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ग्रह है ये? तो ये है प्लूटो। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जिसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है। निम्न में से जोवियन ग्रह नहीं है, बतलाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोवियन ग्रह नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोवियन ग्रह को आप स्थल ग्रह भी बोल सकते हो। स्थल ग्रह मतलब जहां पर स्थल उपस्थित है, जहां पर थोड़ी सी स्थल की कैटेगरी है। राइट आंसर क्या है? वो होते हैं जोवियन उपग्रह, जोवियन ग्रह। हाँ, जिन ग्रहों पर स्थल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते चलो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। राइट आंसर क्या है?
तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मंगल जो है यह जोवियन ग्रह नहीं है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल स्थलीय ग्रह हैं। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये सब स्थलीय ग्रह हैं, स्थलीय ग्रह हैं। इनको जोवियन, सॉरी हाँ, ये जो स्थल नहीं है, सॉरी स्थल नहीं है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल स्थलीय ग्रह हैं। बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून ये जोवियन ग्रह हैं, ठीक है ना, जोवियन ग्रह राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? बेली बीड्स को किस दौरान? जोवियन ग्रह जिस पे स्थल नहीं है, जोवियन ग्रह जिस पर स्थल नहीं है और जिन पर स्थल है वो जोवियन नहीं है। मतलब जोवियन ग्रह मतलब गैस वाले, और गैसों को छोड़कर जो स्थल वाले वो जोवियन नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सिन्हा जी? चलिए बतलाइए कौन सा पूछा गया है क्वेश्चन आपसे यहां पर। बेली बीड्स किस दौरान देखा जा सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेली बीड्स को हम देख सकते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो हैं ये ग्रह कहलाते हैं, सही उत्तर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितने भाग के बराबर होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितने बराबर होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चंद्रमा पर जो भार है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना हो जाता है? तो 1/6 भाग हो जाता है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? बतलाइए इनमें से कौन है जिन्होंने सौरमंडल के बारे में जानकारी दी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से विद्वान ने सौरमंडल के बारे में जानकारी दी थी? राइट आंसर क्या है? सौरमंडल के बारे में जानकारी कौन से विद्वान ने दी थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सौरमंडल के बारे में जानकारी कॉपरनिकस ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कॉपरनिकस। नेक्स्ट है, गैनीमिड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गैनीमिड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? गैनीमिड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या है? गैनीमिड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? गैनीमिड जो है शनि के चारों ओर नहीं घूमता, गैनीमिड बृहस्पति के चारों ओर घूमता है ना। राइट आंसर हो जाएगा, ये शनि का नहीं बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति का कक्षाओं में 7 दिन 3 घंटे में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है। राइट आंसर है गैनीमिड, शनि का नहीं बृहस्पति का चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये तो आपको पता ही है, सौर मंडल में कुल। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 8, सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हैली धूमकेतु की अवधिकता क्या है? हैली धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? राइट आंसर क्या है? हैली धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।
तो हेली धूमकेतु जो है ये 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। राइट आंसर हो जाएगा। किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 में यह पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? बतलाइए कौन है वह महान व्यक्ति जिसने खुद के द्वारा बनाई गई दूरबीन से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये हैं गैलीलियो गैलीली। कौन है? गैलीलियो गैलीली राइट आंसर हो जाएगा। किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों के ग्रह के चारों उपस्थिति एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था? शनि के चारों ओर जो छल्ले हैं उसके बारे में किसने बतलाया था सबसे पहले? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते जाइएगा। तो यहां पर राइट आंसर है, इनका नाम है क्रिस्टियान ह्यूजेंस। क्रिस्टियान ह्यूजेंस नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले शनि के छल्लों के बारे में जानकारी दी थी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में अपनी धुरी पर कितने चक्कर पूरे कर लेता है? चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वह अपनी धुरी पर कितने, चंद्रमा अपनी धुरी पर गोल गोल घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो जब वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वो खुद की धुरी पर कितने चक्कर घूम जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा अपना खुद का एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है वो अपना खुद का एक चक्कर लगाता है और पृथ्वी को घूमते हुए कवर कर लेता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चक्कर पूरा करता है धुरी पर। किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन देखने को मिलते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के कारण पृथ्वी के मौसमों में परिवर्तन होते हैं। तो यहां पर आपकी क्लास होती है ओवर।